नमस्कार, मेरा नाम है सोनू निगम और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो ये वीडियो जो है वो पॉलिटिकल साइंस के लिए है, बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए, ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए। अ, जब भी मैं कोई ग्रेजुएशन की वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मैं हर बार ये बात कह देता हूँ कि मैं इतना जानकार नहीं हूँ कि मैं ग्रेजुएशन की वीडियो जो है बना सकूँ। मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन अपने लिए जो मैंने नोट्स तैयार किए या अपने लिए जो मैंने एक समझ बनाई अपना एग्ज़ाम लिखने के लिए, उसी को मैं इस वीडियो के माध्यम से जो है क्या कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो वीडियो होती है जो मैं ग्रेजुएशन के लिए बनाता हूँ, मैं 12th की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप लोग ग्रेजुएशन के वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपने 12th तो कब की कर ली है। लेकिन जो मैं ग्रेजुएशन की वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं हर बार ये बात कहता हूँ, इसमें भी वही बात कह रहा हूँ कि ये एक जो है आप कह सकते हैं कि हेल्प के तौर पे आपके लिए ये कंटेंट है। ये प्राइमरी कंटेंट नहीं है, ये सबसे अच्छा कंटेंट नहीं है। ये केवल आपको मदद कर सकता है। इसके अलावा आपको किताब पढ़नी पड़ेगी, इसके अलावा आपको रीडिंग्स पढ़नी पड़ेगी। ये केवल आपकी मदद के लिए होगा। खैर, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि जो हमारा पेपर जो हमारा पेपर है, 3rd ईयर में एक पेपर होता है, सिटीजनशिप इन इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, यानी कि वैश्वीकृत विश्व में नागरिकता। ये एक पेपर है हमारे 3rd ईयर में। अब उसके अंदर एक टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुसंस्कृतिवाद का, मल्टीकल्चरलिज्म का। तो मल्टीकल्चरलिज्म पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं और ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ज़रा वो आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता के संदर्भ में बहुसंस्कृतिवाद पर बिल किमलिका के विचारों का परीक्षण कीजिए। अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन दरअसल बहुसंस्कृतिवाद और बहुसंस्कृतिवाद पर बिल किमलिका के विचार, ये जो है मुख्य रूप से पूछे जाता है। क्योंकि बहुसंस्कृतिवाद का जो विचार है उसके ऊपर जो हमें पढ़ाई करनी है या जो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो विल किमलिका के द्वारा करना है। विल किमलिका का जो वर्क है, जो उनका रिसर्च है या जो उनकी बुक्स है या जो उनके राइटिंग्स है वो मल्टीकल्चरिज्म पर, बहुसंस्कृतिवाद पर आधारित है। उनका पूरा विचार, उनका पूरा काम जो है इसके इर्द गिर्द है। तो बहुसंस्कृतिवाद आ जाए तो बेल किमलिका के विचार को लिखना है, और बेल किमलिका आ जाए तो बहुसंस्कृतिवाद के ऊपर लिखना है। ये मिक्स क्वेश्चन जो है इस तरह से तैयार हो सकता है कि सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता के संदर्भ में बहुसंस्कृतिवाद पर बिल किमलिका के विचारों का परीक्षण कीजिए। अब मैं आता हूँ आपके साथ। देखिए, अच्छा, बहुसंस्कृतिवाद का हमारा टॉपिक क्या है? बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरिज्म। और वो भी किसके विचार हम पढ़ रहे हैं? बिल किमलिका। अब देखिएगा, इनके बारे में थोड़ा नेट पे सर्च कर लीजिए, थोड़ा विकिपीडिया पढ़ लीजिए, थोड़ा इनका इंट्रो वगैरह आप देख लीजिएगा। मैं वो ये सब यहाँ नहीं दे रहा हूँ। देखिए, बहुसंस्कृतिवाद का मतलब क्या है? ये जो शब्द है बहुसंस्कृतिवाद, ये जो शब्द है, मैं यहाँ मार्किंग नहीं करना वरना खिचड़ी जैसी हो जाएगी पूरा कॉपी। बहुसंस्कृतिवाद का मतलब क्या है? देखिए, अगर आप इसे तोड़ेंगे तो आपको जो है, अगर आप इस शब्द को तोड़ोगे, इस शब्द को आप संधि विच्छेद करोगे तो एक बहु निकलेगा इसमें, जिसका मतलब होता है मल्टी, बहुत सारा। और एक है संस्कृतिवाद, यानी कि संस्कृति की तरफ जा रहा है। तो जहाँ कई सारे कल्चर, जहाँ कई सारी संस्कृतियाँ, कई सारे धर्म कह लीजिए, कई सारे पंथ कह लीजिए, एक साथ रहते हों, एक साथ निवास करते हों, उनका अस्तित्व एक साथ हो, वो मल्टीकल्चरलिज्म की तरफ या वो चीज़ जो है बहुसंस्कृतिवाद की तरफ इशारा करती है। सामान्य अर्थों में बहुसंस्कृतिवाद को विश्व के समस्त देशों में, बहुसंस्कृतिवाद एक कॉन्सेप्ट है जिसको विश्व के सभी देशों में विभिन्न पंथों, यानी विभिन्न धर्म, विभिन्न समाज, विभिन्न समुदाय, विभिन्न संस्कृति के अनुयायी, यानी कि अनुयायी कौन होते हैं? जो उसके मानने वाले होते हैं, जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, उनके समूह तथा समुदाय के सांस्कृतिक सह अस्तित्व के रूप में देखा जाता है।
बहुत गंभीर लाइन अगर ये लिखी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा नहीं है। सिंपल सी बात है, बहुसंस्कृतिवाद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि भाई अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा के लोग जब एक साथ रहते हैं, जब उनका अस्तित्व एक साथ होता है, तो वो किस और इशारा कर रहा है? वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो है मल्टीकल्चरिज्म। तो मल्टीकल्चरिज्म दरअसल अलग अलग पंथ, अलग अलग समुदाय के लोगों का, अलग अलग संस्कृति के लोगों का एक सह अस्तित्व के रूप में देखा जाता है। 1970 के दशक में अगर आप देखें 1970 और उसके बाद का हम दरअसल बात करें, क्योंकि वेवल कमिलिका के द्वारा हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए 1970 के बाद अगर आप देखें, 1970s के बाद अगर आप देखें, तो एक डिबेट भी शुरू होता है। और वो डिबेट जो मल्टीकल्चरिज्म को बढ़ाता है या मल्टीकल्चरिज्म की अवधारणा को जो है बड़ा करता है, या मल्टीकल्चरिज्म या बहुसंस्कृतिवाद को सिद्धांत के रूप में पेश करता है या विचार के रूप में पेश करता है, या कहता है या माहौल बनता है, जो भी है, बहुसंस्कृतिवाद की हम बात कर रहे हैं 1970 के दशक के बाद। तो किस और ये जो बहुसंस्कृतिवाद है ये किस और इशारा कर रहा है? जैसे अगर हम बात करते हैं समानता कहता है कि भाई सभी लोग जो हैं समान होंगे, है ना, किसी में कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, सबको एक जैसा अवसर दिया जाएगा, समान अवसर। तो ये तो समानता इस तरफ इशारा करता है। बहुसंस्कृतिवाद किस तरफ इशारा करता है? बहुसंस्कृतिवाद इशारा करता है स्वीकार्यता की तरफ, एक्सेप्टेंस की तरफ और सम्मान्यता की तरफ। कहने का मतलब ये है, बहुसंस्कृतिवाद का जो बिल्कुल कोर थीम आप बोलेंगे कि बहुसंस्कृतिवाद की कोर थीम क्या है, तो दो शब्द। अब ये शब्द बहुत ज़्यादा जो है आपको लगेगा कि इसके लिए यार कोई और शब्द मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन आपको इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना है। स्वीकार्यता, एक दूसरे को हमें क्या करना है? स्वीकार करना है, टॉलरेट करना है। मतलब क्योंकि किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी इलाके में कई अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, कई अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। तो ये ज़रूरी है कि वो संस्कृति या वो समुदाय या वो इलाका या वो देश या वो राज्य एक दूसरे समुदाय के प्रति स्वीकार्यता की भावना रखें। भाई उनका अलग कल्चर है, वो हमसे अलग हैं, वो हमसे अलग तरह से पूजा करते हैं, वो हमसे अलग तरह से रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, हमें इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा, हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा। ये मल्टीकल्चरिज्म का जो है सिद्धांत है। मल्टीकल्चरिज्म का मेन कोर थीम है कि मल्टीकल्चरिज्म तब आएगा, उसकी बात आप तब करेंगे जब आप कहेंगे कि हाँ भाई स्वीकार्यता है सभी संस्कृति या सभी समुदाय के प्रति। और दूसरी बात सम्मान्यता, इक्वलिटी भी आएगा इसके अंदर एक दूसरे को सम्मान देना भी आएगा, इसके अंदर एक दूसरे के साथ एक जैसा व्यवहार करना भी आएगा। ये सिद्धांत जो है मल्टीकल्चरिज्म का एक कोर पार्ट माना जाएगा। बहुसंस्कृतिवाद के जो समर्थक हैं, जो ये कहते हैं कि भाई मल्टीकल्चरिज्म होना चाहिए, बहुसंस्कृतिवाद होना चाहिए। अब दुनिया में कई सारे ऐसे कट्टरपंथी भी हैं जो दूसरों की संस्कृति को बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ना, फिर वो लोग जो है अलग रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। फिर वो लोग जो है उनका मानना है कि भाई हमारी संस्कृति को, ये जो दूसरी संस्कृति है वो हमारी संस्कृति को इम्प्योर कर रही है, अपवित्र कर रही है, तो हम फला रास्ता अपना लेंगे, हम अख्तियार का रास्ता अपना लेंगे, हम जो है वायलेंस का रास्ता अपनाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो कहते हैं कि सारी संस्कृति मिलकर भी तो साथ रह सकती है। अब जाहिर सी बात है, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से अगर बड़ी है या उनकी संख्या ज़्यादा है, तो जो संख्या ज़्यादा है जिस संस्कृति के लोगों की, वो अपने से कम संख्या वाले लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे, या जो कम संख्या वाले लोग हैं वो हमेशा जो है डरे हुए रहेंगे अधिक संख्या वाले लोगों से। और इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोई जो है एक मिनट यार, जब कोई एक समुदाय अगर उसकी संख्या कम है, एक समुदाय जिसकी संख्या कम है,
फर्स्ट कर लीजिए, मैं एक ऐसे इलाके की बात करता हूँ जिस इलाके में जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो बहुसंख्यक हैं। बहुत लगभग मान लीजिए 90% वहाँ हिंदू जनसंख्या रहती है और 10% मुस्लिम जनसंख्या रहती है, और थोड़ा बहुत 1-2% यानी 9% आप मान लीजिए कि मुस्लिम समुदाय और 1% कोई अन्य समुदाय। तो वहाँ जो अल्पसंख्यक होगा समुदाय, यानी कि जिसकी संख्या कम है, वो समुदाय अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को, अपने कल्चरल प्रैक्टिस को और ज़्यादा जो है वो निभाएगा, उसे फॉलो करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे डर लगेगा कि अगर मैं अपनी संस्कृति को फॉलो नहीं करूँगा, अगर मैं अपनी लैंग्वेज को फॉलो नहीं करूँगा, अगर मैं अपने कल्चर को फॉलो नहीं करूँगा, तो मेरा कल्चर तो लुप्त हो जाएगा, हमारी संस्कृति तो लुप्त हो जाएगी, हमारा धर्म तो लुप्त हो जाएगा। तो वो और ज़्यादा, अब आप इसे एग्रेसिव होकर फॉलो करना कहें या कहें कि वो और ज़्यादा जो है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो है बहुत मजबूती से काम करने लगेंगे। अब उनको ये यकीन दिलाना है कि भाई आपकी संस्कृति बिल्कुल बची हुई है, आपकी संस्कृति का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आपकी संस्कृति के साथ जो है कोई भेदभाव नहीं करेंगे, आपका संस्कृति एकदम सुरक्षित है, आपकी लैंग्वेज एकदम सुरक्षित है। तो ये विश्वास दिलाना पड़ेगा ना उन माइनॉरिटीज़ को। तो ऐसे में उन माइनॉरिटीज़ को क्या करना पड़ता है, उनको हमें देना होता है अधिकार, कि आप भाषा का अधिकार रख लीजिए, आप अपने जो है स्वशासन का अधिकार रख लीजिए, आप जो है अपनी संस्कृति को फॉलो करने का अधिकार रख लीजिए, इस तरह के अधिकार देना। और जब जिस समाज में ये सारी चीज़ें फॉलो होती हैं ना, जब हम एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को भी एक्सेप्ट करती है, अपने साथ मिलाने की कोशिश करती है, मिलाने की कोशिश करने का सेंस क्या है कि एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहती है, फिर उसको जो प्रॉब्लम आ रही है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, इसे जो प्रॉब्लम आ रही है इसे दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रहेंगे साथ में। तो वो मल्टीकल्चरलिज्म है। तो मल्टीकल्चरलिज्म के जो समर्थक, बहुत बड़ा इंट्रो हो रहा है, मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं जानी चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा तेज भागने की कोशिश करूँगा। तो जो बहुसंस्कृतिवाद के जो समर्थक हैं वो क्या कहते हैं, वो ये दावा करते हैं कि इस प्रकार की नीति व्यक्ति के लिए और समाज के लिए दोनों को लाभ पहुंचाती है। देखिए, बहुसंस्कृतिवाद बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग इसका हालांकि क्रिटिसाइज भी करते हैं इसे, लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट है कि भाई सभी संस्कृति के लोग साथ में भी तो रह सकते हैं। बहुसंस्कृतिवाद जो लोग समर्थक हैं इसके, वो ये कहते हैं कि देखो भाई, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जो अलग अलग समुदाय है, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, इनके बीच में झगड़ों का मेन कारण क्या है, जब हम इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जब हम एक दूसरे से कम या ज़्यादा आंकते हैं, तब हम जो है झगड़ों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन मल्टीकल्चरिज्म क्या कहता है, एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता, समानता, ये चीज़ जो है लेकर आता है मल्टीकल्चरिज्म। अधिकार देंगे, आप अल्पसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यक अधिकार ले लीजिए, आप लैंग्वेज का राइट ले लीजिए। तो इससे क्या होता है, इससे होता यह है कि अलग अलग और असमान समूह जो हैं वो सामाजिक झगड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस हो गई है, क्योंकि संस्कृति के लोगों को एक मौका मिल गया अपनी जो है अपने मदर टंग को फॉलो करने का, अपने कल्चर को फॉलो करने का अधिकार के साथ मिल गया है। तो फिर तो झगड़ा हो नहीं सकता, और होता भी है तो उसको जो है सुलझाया जा सकता है। ये तो मल्टीकल्चरिज्म का पूरा जो है आप समझ सकते हैं कि ये पूरा एक कोर हमें बताने को। इसके अलावा भी जो है आप देखिए कि इससे जो है सारे समाज का जो है क्या होता है, संवर्धन होता है, समाज जो है विकास की ओर आगे बढ़ता है। इसमें हमें जो है बहुसंस्कृतिवाद के आप देखेंगे कि वैचारिक आधार और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सांस्कृतिक विविधता का विचार है उसमें काफ़ी समानता है बहुसंस्कृतिवाद में, और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सांस्कृतिक विविधता वाला विचार है, आप इसे नेट पर सर्च करके देख सकते हैं, दोनों एक जैसा आपको देखने के लिए मिलेगा। कोई बहुत अलग बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ऐसी चीज़ें हैं। बहुसंस्कृतिवाद कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके ऊपर पहले भी चर्चाएं, पहले भी जो है कई सारी चीज़ें तैयार की गई हैं। लेकिन हमें मेन कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या है, मेन जो हमारा विचार है वो विल किमलिका के ऊपर है। ये विल होगा, विल किमलिका, बिल नहीं, विल। देखिए, प्रोफेसर विल किमलिका ने अपनी जो है पुस्तक लिखी थी, और उनकी पुस्तक का नाम है, देखिए प्रोफेसर विल किमलिका ने क्या विचार दिए हैं बहुसंस्कृतिवाद पे, हम उसी को पढ़ने वाले हैं अगले 30-35 सेकेंड में। देखिए, प्रोफेसर विल किमलिका ने अपनी पुस्तक, उनकी बुक का नाम है कल्चरल सिटीजनशिप, लिबरल थियरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, ये उनके बुक का नाम है। इस बुक में उन्होंने नागरिकता तथा
विविधता के विषय पर अपनी जो है व्यापक नज़र दौड़ाई है और अपनी बात को रखा है। अपनी इस बुक में वो क्या लिखते हैं, वो नागरिकता के ऊपर लिखते हैं। दूसरी बात किस पे लिखते हैं, विविधता के ऊपर, डाइवर्सिटी के ऊपर, क्योंकि जहाँ मल्टी कल्चर लोग रहेंगे, जहाँ मल्टी लिंग्विस्टिक लोग रहेंगे, जहाँ मल्टी ओरिजिन्स के लोग रहेंगे, वहाँ जाहिर सी बात है विविधता होगी। इस पुस्तक में विल किमलिका ने व्यक्ति तथा संस्कृति की प्रकृति, उसकी स्वतंत्रता तथा अच्छा जीवन का अर्थ, व्यक्ति, संस्कृति, समूह, समाज का संबंध तथा व्यापक स्तर पर समाज की प्रकृति जैसे विषय पर विचार दिए हैं। अब इसका कंटेंट क्या है वो इसमें लिखा हुआ है कि संस्कृति की प्रकृति क्या होती है, उसकी स्वतंत्रता पे कैसे हम जोर दे सकते हैं, अच्छा जीवन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति में, संस्कृति में, समूह में, समाज में क्या संबंध है, ये सब उन्होंने अपनी इस बुक में बताने की कोशिश की है। किमलिका के अनुसार परिवहन के, अब ध्यान देने लग जाइए आप। किमलिका के अनुसार देखिए, मतलब किमलिका कहते हैं कि दुनिया भर में मल्टीकल्चरल माहौल बना कैसे। वो कहते हैं, देखिए किमलिका का मानना है कि देखिए हुआ क्या कि परिवहन के साधन बढ़े, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बढ़ी, लोग हवाई जहाज में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, दुनिया ग्लोबलाइज होने लगी। और ग्लोबलाइजेशन से पहले भी, और अब भी है और पहले भी, परिवहन के जैसे जैसे साधन बढ़े, कुछ देशों में जैसे कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड, ये क्योंकि विकसित देश थे, तो बाकी दुनिया के लोग, जो बाकी पृथ्वी पे जो अलग अलग देश हैं, वहाँ के लोग अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग प्रजातीय समूह जो है, इन देशों में अप्रवास करने लगे, है ना। अब भी देखिए, इंडिया से अगर कोई व्यक्ति बाहर जाता है, कहता है हम फॉरेन जा रहे हैं, तो हमारे मन में आता है कि कहाँ जा रहा है, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, है ना। तो ये माहौल आता है पूरी दुनिया में। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड और भी फ्रांस जैसे देश या ऑस्ट्रेलिया, इन सारे देशों में अप्रवास बढ़ा, इमिग्रेशन बढ़ा, यानी यहाँ लोग जाने लगे, बाकी देशों से यहाँ जाने लगे रहने के लिए, डॉक्टरी करने, इंजीनियरिंग करने, पढ़ाई करने, काम करने, बहुत सारी चीज़ों के लिए। अब प्रजातीय संस्कृति विवाद, जो एथनिक कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है, जो प्रजातीय सांस्कृतिक विवाद है, वो पूरी दुनिया में आप देखिए वो हिंसा का एक मूल कारण है कि हमारे धर्म के बारे में उस जगह ऐसा हो गया, या हमारे जो है हमारी संस्कृति को लेकर जो है वहाँ की सरकार ने इस तरह के नियम बना दिए। ये तरह जो है बहुत पूरी दुनिया में हिंसा का एक मूल कारण है। आप देखिए कि जो इस्लामिक कट्टरपंथी जो संगठन है, जिन्हें हम आतंकवादी संगठन भी कहते हैं, उनका मेन आइडिया, अगर आप कभी आपको मतलब शुरुआत से अगर आपको उसको स्टडी करने का भी एक मौका मिले, तो आप देखेंगे कि कई सारे इस्लामिक संगठन का ये कहना है, जो आतंकवादी संगठन मुख्य रूप से बात कर रहा हूँ, उनका कहना है कि भाई हम पश्चिमी दुनिया के पीछे इसलिए पड़े हैं कि पश्चिमी दुनिया की जो संस्कृति है, उस संस्कृति ने हमारी संस्कृति को, हमारे रिलीजन को बड़ा जो है इम्प्योर कर दिया है। वो हमारे यहाँ हमारे साथ घुल मिल के जो है हमें जो है बदलने की कोशिश करते, इस तरह की चीज़ें। वो कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति बचाने के लिए, हमें अपना धर्म बचाने के लिए जो है हथियार का रास्ता उठाना पड़ेगा। ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन अब देखिए कि यूगोस्लाविया और रवांडा का तो चलिए एग्जाम्पल आप रहने दीजिए, आप अगर पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन श्रीलंका का तो आपको पता ही होगा ना कि श्रीलंका में कैसे जो है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, प्रजातीय संघर्ष, जातीय संघर्ष हुआ, है ना। सिंहलीज के बीच में, तमिलों के बीच में जो है एक 30 साल तक लंबा संघर्ष रहा। लिट्टे संगठन बना, लिट्टे, फिर श्रीलंकन आर्मी, फिर इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स, फिर उसी जातीय संघर्ष के चलते भारत के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की हत्या। आपको पता है कितना बड़ा बवाल है ये सब। तो वो भी क्या था, वो जो श्रीलंका में संघर्ष चला 30-35 साल तक, वो जातीय संघर्ष ही तो था। अगर वहाँ भी मल्टीकल्चरलिज्म को एक्सेप्ट किया जाता, अगर इस भावना के साथ काम किया जाता, या ये भावना जो है संविधान के अनुरूप या कानूनी अनुरूप या बाकी समाज इसे एक्सेप्ट करती, तो
फिर तो वैसा नहीं होता। लेकिन श्रीलंका में संघर्ष हुआ तो पूरी दुनिया में, ये तो एक एग्जाम्पल है, पूरी दुनिया में, या यूगोस्लाविया की अगर हम बात करें, जो यूगोस्लाविया में हुआ लेट 90s में आप देखें तो वो भी आप समझ सकते हैं। तो प्रजातीय संघर्ष जो है पूरी दुनिया में हिंसा का एक मूल कारण है। इसीलिए वो जो प्रजातीय संघर्ष या सांस्कृतिक संघर्ष या धार्मिक संघर्ष, इन्हें हमें अगर मिटाना है, इन्हें हमें अगर ख़त्म करना है, कम करना है, तो हमें मल्टीकल्चरलिज्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए समय के साथ साथ इन देशों ने, देखिए, या तो हम कट्टू कर दिया हम लोगों ने, हम बता रहे थे, लेकिन जिन देशों में बहुत ज़्यादा जो है अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, आप देखिए अमेरिका में, आप देखिए कि कितनी बड़ी मात्रा में वहाँ जो है हिंदू लोग भी रहते हैं, मुस्लिम लोग भी रहते हैं, फिर अफ्रीकन्स रहते हैं, एशियन रहते हैं, चाइनीज़ रहते हैं, जापानीज़ रहते हैं, कितने अलग, मतलब आप देखिए कितना ज़्यादा जो है अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग प्रजाति, अलग अलग आप नस्ल कह सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, कितने अलग अलग लोग रहते हैं। ऐसे कनाडा में आप देखिए कि सरदार जी कितने रहते हैं। इसके अलावा कितने जो है वहाँ स्पेनिश लोग रहते हैं, कितने जो है वहाँ पे आप देखिए कि अफ्रीकन्स लोग हैं वहाँ पर, बहुत सारे हैं। तो या फ्रेंच कितने लोग हैं वहाँ पे, बहुत सारे हैं। तो आप देखिए कि अगर अमेरिका, कनाडा या इंग्लैंड जैसे देश, इंग्लैंड में भी बहुत सारे, अगर ये मल्टीकल्चरिज्म को नहीं अपनाते तो यहाँ भी जो है उसी तरह का विवाद लंबे समय तक खड़ा रहता जैसा श्रीलंका में हुआ। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करने दिया। समय रहते ही कनाडा जैसे देशों ने या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने मल्टीकल्चरिज्म को अपनाया। आगे देखिए, अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम आगे बढ़ेंगे और बाद में मैं इस पर बात भी करूंगा। इसलिए देखिए, समय के साथ साथ इन देशों ने, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, है ना, श्रीलंका, इन देशों में जो है क्या हुआ कि मूल निवासी जो हैं, जो फर्स्ट नेशन पीपल हैं, या यूं कहें कि जो मूल निवासी को इंग्लिश में शायद इंडिजीनियस पीपल कहते हैं, तो जो फर्स्ट नेशन पीपल या मूल निवासी होता है, मूल निवासी ये वो होते हैं जो अपनी ज़मीन पर, अपने स्थान पर बड़े लंबे समय तक रहते हुए आ रहे हैं। उनके दादा परदादा, मतलब पूर्वज जो है वहीं रहते थे। जैसे अगर आप श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के मूल निवासी कौन है? सिंहली हैं। उनका मानना है कि भाई श्रीलंका तो सिंहलियों का है। तमिल तो जो हैं, जो श्रीलंका में तमिल रहते हैं, वो तो भारत के तमिलनाडु से आए हुए हैं, वहाँ भारत के साउथ से आए हुए हैं। तुम तो इमिग्रेंट हो, तुम तो आए हुए हो, हम तो पहले से रहते थे। तो जो श्रीलंका है वो किसका है? सिंहली का है, इसीलिए तुम्हें कोई जो है अधिकार नहीं दिए जाएंगे। इस तरह इसी को लेकर तो विवाद हुआ था। तो इन देशों में, जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, इन देशों में मूल निवासी ये लगातार मांग कर रहे थे, जो वहाँ के प्रथम जो फर्स्ट नेशन पीपल हैं, जो वहाँ के इंडिजीनियस पीपल है, जो वहाँ के असली निवासी हैं, जो जिनका वो देश है, एक तरह से वो ये मांग कर रहे थे कि भाई भूमि पर उनका अधिकार पहले होना चाहिए, उस देश में उनके मूल अधिकार का सम्मान ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये देश ही उनका है। ठीक है, तो ऐसा जब मांग होने लगा तो इस मुद्दे को लेकर एक और मुद्दा खड़ा हुआ कि भाई अगर आप मूल निवासी हैं और आप अपना ज़्यादा अधिकार रखना चाहते हैं, तो जो लोग बाहर से आए हैं या जो लोग मूल निवासी नहीं हैं, बहुत कम संख्या में हैं, उनके अधिकार का क्या होगा? क्या सरकार उनके साथ भेदभाव करेगी? क्या हमारे साथ भेदभाव होगा? अब इस चीज़ को लेकर ये जो समूह थे, उन समूह को लेकर जो है, उन समूह के अधिकारों को लेकर बात शुरू हो गई कि अगर मूल निवासी को ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे उनके देशों में, तो फिर जो अल्पसंख्यक हैं, जो कहीं और से आए हैं, वो क्या करेंगे? उनको कौन से अधिकार होंगे? तो ऐसे में डिबेट शुरू होती है और ऐसे में जो है मल्टीकल्चरलिज्म का जो सवाल है वो खड़ा होता है। और ऐसे में ऐसा लगता है कि हाँ भाई, मल्टीकल्चरलिज्म जो है बहुत अच्छी चीज़ है। इससे तो जो है, क्योंकि सरकार कैसे भेदभाव करेगी उनके साथ? सरकार को तो नहीं करना है भेदभाव, या संविधान को तो भेदभाव नहीं करना है। लेकिन इंडिजीनियस पीपल मांग कर रहे हैं कि भाई हमारा देश तो हमें ज़्यादा अधिकार होने चाहिए, हमें पहला अधिकार होना चाहिए। तो फिर अल्पसंख्यकों के अधिकार का क्या होगा? इनकी सीमाएं क्या होंगी? क्या इन समूह का अधिकार होगा या नहीं होगा? इन व्यक्तियों के साथ कैसी जो है व्यवहार किया जाएगा? इस सब पे गंभीर चर्चा होने लगी। विल्की मिलिकान ने फिर यहाँ बताया कि देखिए भाई, ऐसा है कि प्रजातीय और सांस्कृतिक समूह को जो है हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। देखिए होता क्या है, इनका कहना है कि दो तरह के जो है समूह बनते हैं। बहुसांस्कृतिक राज्यों में सांस्कृतिक अल्पसंख्यक,
यानी कि ऐसा देश या ऐसा राज्य जहाँ बहुत सारे संस्कृति के लोग रहते हैं और उन उन संस्कृति के बहुत सारे संस्कृति के लोगों में से कुछ जो है बहुसंख्यक हैं और कुछ जो है अल्पसंख्यक है। तो ऐसे में क्या हो गए सांस्कृतिक अल्पसंख्यक, कुछ लोग क्या हो गए सांस्कृतिक अल्पसंख्यक। और कहते हैं कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहाँ जो बहुप्रजातीय हैं और उन जगहों पे प्रजातीय अल्पसंख्यक होते हैं या प्रजातीय समूह होते हैं। तो दो तरह के अल्पसंख्यक हो सकते हैं। वो कहते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक हैं तो वो प्रजातीय या जो है इन सब में आ जाएंगे। वो कहते हैं किसी भी देश में ये दोनों तरह के अल्पसंख्यक हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सांस्कृतिक अल्पसंख्यक ही होंगे और प्रजातीय नहीं होंगे, दोनों तरह के हो सकते हैं और कई जगह तो दोनों से भी ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, कनाडा जो है वहाँ पे दोनों ही तरह के जो हैं अल्पसंख्यक हैं, मतलब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक भी हैं, प्रजातीय अल्पसंख्यक भी हैं, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक भी हैं, अलग अलग तरह के अल्पसंख्यक लोग रहते हैं। भारत की ही बात कर लीजिए, भारत में भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक लोग हैं, तो जाति के आधार पर भी अल्पसंख्यक लोग हैं, सांस्कृतिक आधार पर भी अल्पसंख्यक लोग हैं, तो धार्मिक आधार पर भी अल्पसंख्यक लोग हैं। तो कितने सारे अल्पसंख्यक हो सकते हैं। तो आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक क्या होते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वो समूह है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक से अभिप्राय ऐसे समूह से है जिनका किसी एक देश में जिनका किसी एक देश में विशिष्ट इतिहास, समुदाय, भूमि तथा संस्कृति है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का मतलब एक ऐसे समूह से है जो किसी एक देश में उनका एक इतिहास है, समुदाय, उनकी भूमि है या उनकी संस्कृति कहीं एक जगह से जुटी है और यहाँ विविधता के कारण उस भूमि पर रहने वाले, मतलब आप समझिए क्या होगा यहाँ पे। मान लीजिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक क्या होंगे, एक क्षेत्र है। अब मान लेते हैं यहाँ पे जो है एक 50,000 लोग जो है इस क्षेत्र में निवास करते थे और इस क्षेत्र में ये लोग बहुत समय से रहते हुए आ रहे हैं, ये यहीं के निवासी हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि किसी एक बड़े राज्य ने या किसी एक बड़े देश ने, अब मत सोचिए कि ऐसा हो नहीं सकता, पहले तो ऐसा होता था, किसी एक बड़े देश ने जो है इस पूरे इलाके पे जो है सैन्य कार्रवाई के द्वारा या अन्य किसी तरीके से जो है इसे अपने राज्य के अंदर मिला लिया, ठीक। अब इस इलाके में 50,000 लोग रहते थे, लेकिन जिस देश ने इसे अपने इलाके में अपना मिला लिया, यानी कि अब ये इस देश का हिस्सा हो गया, वहां रहते थे 20 लाख लोग, ठीक। अब आप समझिए कि इस 20 लाख लोग में से हम मान लेते हैं कि भाई 15 लाख जो थे वो क्या थे, मान लेते हैं कि हिंदू थे, और 5 लाख जो थे मान लेते हैं कि कोई और, आप मुस्लिम मान लीजिए, और 50,000 मान लीजिए कोई और XYZ कोई भी एक राज्य। अब तो इस पूरे देश में ये लोग क्या हो गए, अल्पसंख्यक हो गए ना, क्योंकि एक तरफ बहुसंख्यक आबादी कितनी है 15 लाख और इनकी आबादी कितनी है 50,000। तो ऐसे में ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं अल्पसंख्यक, और इन्हें हम क्या नाम देंगे, इन्हें हम नाम देंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक। तो ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक बन गए। तो वो कहते हैं ऐसा तो हुआ है, पूरी दुनिया में ही हुआ है ना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक से अभिप्राय ऐसे समूह से है जिनका किसी एक देश में विशिष्ट इतिहास, समुदाय, भूमि तथा संस्कृति है। यहाँ विविधता का कारण क्या है, यहाँ विविधता का कारण क्या है कि उस भूमि पर रहने वाले समुदायों को सैनिक विजय या अन्य किसी तरीके से बड़े राजनीतिक संघ का या बड़े राजनीतिक देश का जो है भाग्य बना देना था। इसलिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक को स्वशासन का अधिकार दिया गया, जो कि प्रजातीय अल्पसंख्यकों को प्राप्त नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब इस इलाके पे तो इस देश की कब्जा हो गया या इस देश का जो है अधिकार आ गया, लेकिन ये जो इन्हें हमने क्या नाम दिया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक। तो ऐसे में अगर आप इनके ऊपर कब्जा रखोगे, हम है ना, क्योंकि इनको अपने में मिला लिया है, तो यहाँ के जो 50,000 लोग हैं वो तो आवाज़ उठाएंगे ना भाई। क्या आवाज़ उठाएंगे, वो ये आवाज़ उठाएंगे कि भाई हमारा तो आज़ाद मुल्क था, हमारा तो आज़ाद राज्य था, तो वो तो आज़ाद रहना चाहिए। तो ऐसे में क्या करती है ये सरकार, ये जो बड़ा देश है, ये क्या करेगा, इनको जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन का पावर दे देगा, स्वशासन का अधिकार देगा कि अपने लेवल पर, इस एक लेवल पर, अपने इलाके के लेवल पर, अपने मोहल्ले के लेवल पे, पंचायत के लेवल पे, जिले के लेवल पे खुद फैसला कर लो, खुद जो है अपना
पॉलिसी को थोड़ा बहुत बना सकते हो, थोड़ी बहुत स्वायत्ता ले लो, थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी ले लो, लेकिन सेना हमारी रहेगी, फॉरेन पॉलिसी हमारी रहेगी, सरकार हमारी चलेगी सेंट्रल लेवल पे। तो ऐसे में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो थे उन्हें क्या अधिकार मिले? स्वशासन का अधिकार मिला। अगर मान लीजिए स्वशासन का अधिकार नहीं देते, सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो है अधिकार नहीं मिलता, स्वशासन का अधिकार नहीं मिलता, तो ऐसे में ये क्या आवाज़ उठाते? ये अलग होने की आवाज़ उठाते, अलग राज्य बनाने की आवाज़ उठाते, है ना, फ्रीडम मूवमेंट चलाते, है ना। तो इस सब से बचने के लिए तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों को क्या दिया गया? राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों को क्या दिया गया? स्वशासन का अधिकार। याद रखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों को स्वशासन का अधिकार दिया गया, लेकिन प्रजातीय अल्पसंख्यकों को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया। प्रजातीय अल्पसंख्यक क्या होते हैं? जैसे कि श्रीलंका में तमिल थे, तमिलियन लोग जो थे वो वहाँ पे प्रजातीय अल्पसंख्यक थे, उनको ये अधिकार नहीं दिया जा रहा था। बाद में उन्हीं लोगों ने जो है एक अलग देश बनाने की मांग कर दी, है ना, तमिल इल्म नाम से अलग देश बनाने की बात की। ये सब होता है, और कितना कॉन्फ्लिक्ट हुआ आपको पता है। इसमें विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र पर जो है अधिकार भी शामिल है। ये उदाहरण इस समय जो है ब्रिटेन में लागू हो सकता है। हाँ, ब्रिटेन में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि ब्रिटेन में जो वेल्स और स्कॉट जो इलाका है उन्हें जो है बहुत ज़्यादा स्वायत्तता दी गई है, जबकि वो एक ही देश का पार्ट माने जाएंगे। किमलिका जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों को संस्कृति के तौर पर परिभाषित करते हैं। उनका मानना है कि यदि ये अपनी संस्कृति की तरफ जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने देना चाहिए और इन्हें सांस्कृतिक इकाई के रूप में भी परिभाषित करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब तक ये एक अलग थे, जब तक इन पे कब्जा नहीं हुआ या जब तक इनको जो अपने साथ मिलाया नहीं गया था, तो इनकी भी संस्कृति जो है बाकी जगह से तो अलग होगी। तो वो कहते हैं कि ये जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक हैं इन्हें हमें सांस्कृतिक तौर पे परिभाषित करना चाहिए, वो ऐसा कहते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए अधिकार वो क्या कहते हैं कि ये जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक हैं, जिनको हमने भी पीछे एक्सप्लेन किया कि कौन होते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, उनसे जुड़े अधिकार क्या हैं। तो वो कहते हैं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक से जुड़े अधिकारों में क्या क्या शामिल है? स्वशासन का अधिकार चाहिए, राइट टू सेल्फ रूल, और दूसरा होता है स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट, यानी कि विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार। अब देखिए, इतने बड़े कम्युनिटी में, ये जो मैंने आपको बताया कि 20 लाख की पूरी कम्युनिटी है, अब उस कम्युनिटी में 50,000 लोग जो है, ये समुदाय जो है, इनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सरकार में भी और बाकी जगहों पर भी, या पॉलिसी मेकिंग में, या लॉज बनाने में, या बाकी सरकार चलाने में, इन सब चीज़ों में। तो ये उन्होंने कहा कि एक तो राइट टू सेल्फ रूल होना चाहिए अपने इलाकों में, स्वायत्तता होनी चाहिए अपने क्षेत्र में, और दूसरा उन्होंने बताया स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट भी होना चाहिए। किमलिका इन अधिकारों को स्थायी बताते हैं। वो कहते हैं कि ये अधिकार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन अधिकारों ने जो है इन समूह को अलग अलग राज्यों की मांग को समायोजित करने के लिए दिया जाना चाहिए, कि भाई अगर आप ये अधिकार नहीं दोगे तो फिर ये अलग अलग राज्य की मांग करेंगे, और अगर आपको उस मांग से बचना है, अगर आपको उस मांग से जो है समस्या है, क्योंकि अगर आप वो अलग राज्य की मांग करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर बात वायलेंस तक जाएगी, और फिर आप उसे कैसे जो है कंट्रोल करोगे, कैसे मैनेज करोगे। तो अगर आपको ये इन मांगों को मैनेज करना है तो सबसे बढ़िया क्या करो, राइट टू सेल्फ रूल दे दो और स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट दे दो। अलग राज्य की मांग नहीं हो पाएगी, उसको समायोजित हम कर लेंगे, उसको हम जो है मेंटेन कर सकते, उसको मतलब मैनेज कर लेंगे। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक से जो है अलग, अभी तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक की बात हो गई, अगर इनसे अलग हम अप्रवासी समूह की बात करें, अप्रवासी समूह क्या होता है? इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट को बहुप्रजातीय अधिकार या पॉलिथेनिक राइट जिसे हम कहते हैं वो दिए जा सकते हैं। जो इमिग्रेंट्स हैं, जो अपनी मर्जी से किसी और देश से इस देश में आए, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ जो इंडियंस गए हैं, या जो हिंदू गए हैं, या जो मुस्लिम गए हैं, या जो सिख गए हैं, वो अपनी मर्जी से वहाँ गए हैं। तो ये जो इमिग्रेंट्स हैं इन्हें हम कौन सा अधिकार दे सकते हैं? बहुप्रजातीय अधिकार दे सकते हैं। कौन सा अधिकार? बहुप्रजातीय अधिकार, पॉलीएथनिक राइट्स। तो देखिए, 3 तरह के राइट की बात हो गई। एक तो राइट टू सेल्फ रूल की बात हो गई, ये देखिए राइट टू सेल्फ रूल की बात हो गई, और राइट टू और दूसरा क्या है? स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट। ये किन्हें दिया जा सकता है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों को। किन्हें? राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों को। 2 राइट टू सेल्फ रूल और दूसरा है स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट।
अब देखिए तीसरा राइट की बात आई। तीसरा राइट क्या है? पॉलीएथनिक राइट, यानी कि बहुप्रजातीय अधिकार। ये किन्हें दिया जाएगा? ये दिया जाएगा अप्रवासी समूह को दिया जा सकता है। अप्रवासी समूह को, या जो प्रजातीय अल्पसंख्यक है उनकी हम बात कर सकते हैं। किमलिका के अनुसार इन समूहों को जो अधिकार दिए जा सकते हैं, यानी कि जो अप्रवासी समूह जो अपनी मर्जी से जो है किसी एक देश में गए हैं और वहां उनकी संख्या कम है, इनको जो अधिकार दिए जा सकते हैं वो कौन से अधिकार होते हैं? वो हो सकते हैं नस्लवाद का अंत, जो उनकी मातृभाषा है, जैसे कोई चाइनीज़ गया है वो, या जो कोई इंडियन जो हिंदू गया है वो, या कोई तमिलियन गया है अमेरिका, वो उनकी मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान ये अधिकार दे सकते हैं, ताकि उनको कोई खतरा महसूस ना हो अपनी मदर टंग को लेकर। इनके रीति रिवाज से यदि मेजबान देश में किसी कानून का उल्लंघन होता है तो भी उसे जो है छूट दी जानी चाहिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग जानते भी होंगे, कनाडा में आप देखिए कि बहुत सारे सिख लोग रहते हैं। अब सिखों के लिए जो पगड़ी है, ये जो पग है, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो उनकी शान है और मतलब उनका एक प्रतीक ही है बिल्कुल धर्म का। तो आप देखिए कि दुनिया में जितने भी देश हैं सभी जगह बाइक चलाते वक्त हेलमेट जो है वो रूल में है कि आप अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपका चालान होगा, और हेलमेट पहनना कंपलसरी है अगर आप बाइक चला रहे हैं तो। लेकिन आप देखिए इंडिया में ही नहीं, बाकी देशों में भी जो सिख समुदाय है उन्हें इससे छूट मिलती है ना। जैसे आप कनाडा में ही आप देखिए, या फिर आप इंडिया में देख लीजिए, तो अगर किसी अप्रवासी समुदाय या किसी प्रजातीय समुदाय या किसी सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय के रीति रिवाज से जो मेजबान देश है जहां वो गए हैं, जहां वो रह रहे हैं, अगर उसके किसी कानून का उल्लंघन होता है तो इस मामले में उन्हें थोड़ी बहुत छूट दी जानी चाहिए, अगर वो एक्सेप्ट किया जा सकता है तो। अब ये नहीं कि आप बोल, अब जैसे यहाँ से कोई आदमी गया और बोलेगा कि भाई हमारे यहाँ तो बाल विवाह होता है, और अमेरिका में जाके बोलेगा कि नहीं हमारे यहाँ होता है तो हम करेंगे बाल, या हालांकि वहाँ पे हमसे ज़्यादा जो है शादी की उम्र यहाँ से ज़्यादा वहीं कम है, लेकिन मैं आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह की जो है चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ जो किया जा सकता है उसे करेंगे। नागरिकता के संदर्भ में विल किमलिका क्या कहते हैं? विल किमलिका कहते हैं कि किसी अल्पसंख्यक समूह का किसी दूसरे संस्कृति के साथ संगठित होना काफ़ी कठिन होता है। बिल्कुल सही बात है, एक अल्पसंख्यक समूह है दूसरी संस्कृति के साथ जब वो रहेंगे ये बहुत कठिन होता है, लेकिन इसलिए विभिन्न अल्पसंख्यक समूह की संस्कृति को सशक्त करने और उनको संरक्षण देने की आवश्यकता है। बात क्लियर हो गई आपको, ये ज़्यादा कठिन नहीं है। वो कहते हैं कि भाई देखिए एक दूसरे के साथ संगठित होना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, इसीलिए सभी अल्पसंख्यक समूह को, अलग अलग अल्पसंख्यक समूह को अपनी संस्कृति को मजबूत करना और उसे संरक्षण देने का अवसर या जो आवश्यकता है वो होनी ही चाहिए, वो उनका ज़रूरी है, वरना वो अपने आप को जो है कमज़ोर और अपने आप को हमेशा जो है डरा हुआ महसूस करेंगे, और फिर जो है बात जो है वो बिगड़ जाती है। संक्षेप में कहें तो बहुसांस्कृतिक समाजों में किमलिका ने 3 प्रकार के अधिकार की बात की, जैसा मैंने अभी आपको बताया। पहला अधिकार उन्होंने क्या बोला? सेल्फ गवर्नमेंट राइट देना चाहिए, सेल्फ रूल वाला जो मैंने बताया। दूसरा उन्होंने बताया पॉलीएथनिक राइट, और तीसरा उन्होंने बताया स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट, या स्पेशल ग्रुप रिप्रेजेंटेशन या विशेष समुदाय प्रतिनिधित्व। अब हम इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्या है ये, बहुत आसान है। तो विल किमलिका ने दरअसल बहुसांस्कृतिक समाज में कौन कौन से राइट बताएं? 3 तरह के राइट्स बताएं, उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, आराम से आप लिख सकते हैं इसके ऊपर नोट। विल किमलिका ने पहला अधिकार बताया है स्वशासन का अधिकार। इस प्रकार के अधिकार जो हैं वो कहाँ दिए गए हैं? स्वशासन अधिकार मैंने आपको बता ही दिया है क्या मतलब होता है इसका। जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक है उन्हें अपने इलाके में स्वायत्तता प्रदान करना। इस प्रकार के अधिकार ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में कई सारे भागों में प्रदान किए गए हैं, जहां उन भौगोलिक क्षेत्र के मूल निवासी जो है विद्यमान हैं, जो उस इलाके में बहुत समय से बहुत लंबे इंडिजीनियस लोग हैं, बहुत ज़्यादा जो है समय से रह रहे हैं, और उन्हीं का वो स्थान है। और ऐसे स्थान पे उनका अधिकार हो, उनका जो है शासन रहे, या उनका जो है पूरी तरह से स्वायत्तता उनको मिली रहे, यह अधिकार उनको दिया गया, सेल्फ गवर्नमेंट राइट दिया गया। यह अधिकारों के साथ साथ ऐसी नीतियों का विकास किया गया है जो इनके परंपरागत कानून, इनके सामुदायिक भाषा को बनाए रखने और बहुसंख्यक समूह के व्यवहार को थोपने से रोकने का आधार प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि ये अल्पसंख्यक हैं
तो ऐसे में बहुसंख्यक समाज के कानून और बहुसंख्यक समाज के व्यवहार, बहुसंख्यक समाज के रीति रिवाज इनके ऊपर थोपे ना जा सकें, इसीलिए इनको जो है सेल्फ गवर्नमेंट राइट दिया गया है। अपने लिए कानून, अपने लिए अधिकार तय करना, अपने लिए नीति तय करने का अधिकार इन समूह को दिया गया है। ऐसे में मल्टीकल्चरलिज्म बढ़ता है। दूसरा है बहुप्रजातीय अधिकार। इसका अर्थ है कि प्रजातीय अल्पसंख्यकों के कुछ ऐसे सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों की राज्य द्वारा सुरक्षा जिन्हें मुख्य प्रजाति जनसंख्या द्वारा जानबूझकर दबाया जा सकता है तथा अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। ये कौन से राइट होते हैं? ये वो राइट्स होते हैं जिसमें जो प्रजातीय अल्पसंख्यक हैं, जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, उनके कुछ सांस्कृतिक या कुछ धार्मिक अधिकारों को राज्य क्या करता है? सुरक्षित करता है। उन्हें सुरक्षित करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बहुसंख्यक समाज है वहाँ का, वो जानबूझकर या तो इन्हें दबाने की कोशिश करता है या अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है किसी भी मामले। जैसे कि आप देखिए कि नस्लवाद जो अमेरिका में, तो अमेरिका में नस्लवाद आपको बताएंगे, जो मेजॉरिटी है वो गोरे लोग की है, और गोरे लोग जो है वहाँ पे जो ब्लैक पीपल्स हैं उनके साथ जो है नस्लवाद जो है, या रंग भेद आप कह सकते हैं या नस्लवाद कह सकते हैं, वो उसके द्वारा जो इनको प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं या उनके साथ भेदभाव होता है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पॉलिथेनिक राइट प्रदान करे, बहुप्रजातीय अधिकार दे और नस्लवाद का अंत करे। अगर वो ऐसे राइट नहीं देगी तो जाहिर सी बात है अल्पसंख्यकों के साथ क्या होगा? भेदभाव होगा। ये जो है बात उसमें होती है बहुप्रजातीय अधिकार में, पॉलिथेनिक राइट में। तीसरा वो राइट कहते हैं स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ग्रुप या विशेष समूह प्रतिनिधित्व। यदि लोकतांत्रिक राज्य में प्रतिनिधित्व को अर्थपूर्ण होना है या सही मायने में डेमोक्रेटिक होना है, तो राज्यों के संसाधनों का आवंटन या उनकी प्राथमिकताओं के बारे में निर्णय लेने के संदर्भ में इन अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों की वास्तविक स्तर पर शक्तिशाली उपस्थिति होनी चाहिए। देखिए, एक अच्छे डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो सभी समुदायों का हो, अलग अलग जातियों के लोग भी सरकार में हो, लेजिस्लेचर में हो, कानून बनाने की प्रक्रिया में भी अलग अलग समुदाय के लोग हों, अलग अलग धर्म के लोग हों, अलग अलग भाषाई क्षेत्र के लोग हों, अलग अलग जो है इलाके के लोग हों, सबको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, तभी जो है डेमोक्रेटिक कहलाएगा मामला। अब जहाँ पे मान लीजिए बहुत ही कम संख्या के लोग हैं जो अपने वोट के बल पर तो जो है नहीं हो सकता है, अब मंत्री हैं, मंत्री तो 10 ही बनेंगे, 10 ही मंत्री बन सकते हैं, 20 ही मंत्री बन सकते हैं। तो ऐसे में वो ग्रुप जो बहुत ही कम है, वो समुदाय जिनकी संख्या बहुत कम है, उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो किसी तरह, ये जो है इस विशेष समूह प्रतिनिधित्व का काम होता है या स्पेशल ग्रुप रिप्रेजेंटेशन की भावना है। बहुप्रजातीय धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारों को परिभाषित तथा मान्यता की दिशा में राज्य की संस्थाओं में विशिष्ट समूह प्रतिनिधित्व एक महत्वपूर्ण हल हो सकता है। जहाँ बहुत ज़्यादा अलग अलग धर्म के लोग हैं, बहुत अलग अलग संस्कृति, बहुत अलग अलग प्रजाति के लोग हैं, वहाँ अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, विशेष समूह प्रतिनिधित्व स्पेशल ग्रुप रिप्रेजेंटेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, सरकारों में उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करते हैं, तो डेमोक्रेसी और ज़्यादा मजबूत हो सकती है और मल्टीकल्चरिज्म की भावना और ज़्यादा जो है मजबूत रूप से लागू की जा सकती है। तो जैसा कि हमने बताया था कि आपको विविधता यानी कि डाइवर्सिटी के संदर्भ में जो है जो नागरिकता है या जो एक सिटीजनशिप है या जो मल्टीकल्चरिज्म है, या क्योंकि सिटीजनशिप अपने साथ जो है अधिकार लेकर आता है और मल्टीकल्चरिज्म अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म जो अल्पसंख्यक है उनको अधिकार देने की बात करता है, उनकी नागरिकता को मजबूत करने की बात करता है। तो इस संदर्भ में अगर हम इसे पढ़ने की कोशिश करें तो आप देखिए क्या है कि विभेदीकृत नागरिकता, अगर हम देखें जो अलग अलग नागरिकता की बात हो रही है, विविधीकृत मतलब डाइवर्सिफाइड की बात हो रही है यहाँ पे, दरअसल वो सामाजिक स्तर पर विविधता से संबंधित हमारी सोच की आलस्य को चुनौती देता है। विविधीकृत नागरिकता की बात बहुत लंबे समय से हो रही है। इसका मतलब ये है कि देखिए, जो असमान लोग हैं, जिनकी संस्कृति हमारी जैसी नहीं है, उनको आप अलग तरह से ट्रीट करिए, उनको आप थोड़ी सी छूट देने की कोशिश कर सकते हैं, उनके संस्कृति को या उनके भाषा को फॉलो करने का उनको अधिकार दे सकते हैं।
ये क्या है ये। और जब हम इस बारे में सोचते ही नहीं हैं तो यानी कि वो हमारे जो है, हम कितना सोच में अपने पीछे हैं, ये बात पता है। ये सभी के साथ समान व्यवहार करने की परंपरागत तथा जाने माने विचार को नहीं मानता, क्योंकि आप सभी के साथ जो है एक जैसा विचार व्यवहार नहीं कर सकते। सभी की संस्कृति अलग है, सभी का धर्म अलग है, सभी के रिचुअल्स अलग हैं, तो इसीलिए जो है आप एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। यह व्यक्ति के समूह की सदस्यता के संदर्भ में समझने का प्रयास करती है। यह प्रजातीय अल्पसंख्यकों एक मिनट देखिए, यह प्रजातीय अल्पसंख्यकों के साथ अलग अलग व्यवहार का तर्क तथा इनके वास्तविक शक्ति देने की बात पर जोर देता है। ये जो हम बात कर रहे हैं मल्टीकल्चरिज्म, कुल मिलाकर कहें तो नागरिक अधिकारों के संदर्भ में सिटीजन राइट्स जो है या जो सिविक राइट्स हैं, अगर उस संदर्भ में बात करें तो बहुसांस्कृतिक समाजों को अपने विविध सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समूह तथा लोगों के लिए एक विभेदीकृत तथा गतिशील व्यवहार की आवश्यकता है। बहुत अलग अलग व्यवहार आपको करना पड़ेगा। अलग अलग व्यवहार का मतलब हम असमानता की तरफ नहीं जाएंगे। अलग अलग व्यवहार का मतलब यह है, विभेदीकृत व्यवहार का मतलब यह है कि क्योंकि संस्कृति अलग अलग है भाई, क्योंकि भाषा अलग अलग है, क्योंकि रिचुअल्स अलग अलग है, परंपराएं अलग अलग हैं, तो इस संदर्भ में आपको अलग कानून की जरूरत पड़ सकती है, अलग व्यवहार की जरूरत पड़ सकती है, गतिशील होना पड़ेगा आपको की आवश्यकता होगी। ना सिर्फ संविधान में दिए गए समान नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की, इन सब की तो जरूरत है ही, समान नागरिकता, समान राजनीतिक अधिकार, समान सामाजिक अधिकार, लेकिन साथ ही साथ आपको विशेष प्रतिनिधित्व का ख्याल रखना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको बहुप्रजातीय अधिकार का ख्याल रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको सेल्फ गवर्नमेंट राइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तब जाके जो है मल्टीकल्चरल सोसाइटी में वो भावना उत्पन्न होगी। तो ये करना पड़ेगा। कनाडा ने ये करके दिखाया। कनाडा विश्व का पहला एक देश है, ऐसा देश था जिसने 1971 में, हालांकि मैं इंडिया में तो देखो, हम लोग इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुसंस्कृतिवाद की भावनाओं से लबरेज है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुसंस्कृतिवाद की भावना है। खैर, एक एक्ट के रूप में या एक कानून के रूप में कनाडा ने ये सब पहले पास किया। विश्व का पहला देश है कनाडा, जहां 1971 में बहुसंस्कृतिवाद की शुरुआत जो है सरकार द्वारा हुई। सरकार ने इसके लिए स्टेप उठाया और इसके बाद जो है 1988 में कैनेडियन मल्टीकल्चरिज्म एक्ट पारित किया गया। ये आप थोड़ा सा इसको इंटरनेट के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा पढ़ लीजिए, क्या है ये, इसके अंदर यही सब चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई थी अलग अलग तरीके से। अच्छा, बहुसंस्कृतिवाद पर पक्ष विपक्ष भी हो सकता है, आलोचनाएं भी हो सकती हैं, वो देख लेते हैं। पक्ष क्या है? पक्ष ये है कि यह व्यक्ति को स्वसम्मान तथा स्वायत्तता के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलग अलग संस्कृति के लोग हैं तो सभी को अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार मिलता है, संरक्षण का अधिकार मिलता है, उसको बढ़ाने का अधिकार मिलता है। यदि किसी असमानता के द्वारा उनको दबाया जाता है तो उसके खिलाफ उनको जो है अधिकार मिलता है बहुसंस्कृतिवाद के द्वारा। ये नैतिक रूप में एक न्यायप्रिय व्यवस्था को जन्म देता है। जाहिर सी बात है ना, बहुसंस्कृतिवाद में आप एक्सेप्ट करते हैं दूसरों के रिचुअल्स को। सोचिए, जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जो आपको लगता है कि यार ये हमारी संस्कृति जैसा तो नहीं है, फिर भी हमारे साथ रहता है, जब आप इस भावना के साथ रहेंगे तो झगड़ा होगा, है ना। लेकिन जब आप इस भावना के साथ रहेंगे कि भाई मल्टीकल्चरिज्म है, सबको एक साथ ही रहना है, उसकी भावनाएं जो हैं, उसके रिचुअल्स जो हैं, उसके जो अधिकार हैं, उसके जो संस्कृति हैं, वो हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। हमें जो है उस भावना के साथ अगर आगे बढ़ना है तो जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय, बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड सोसाइटी क्रिएट करने का कोशिश करती है, लोकतंत्र को मजबूत करता है। भाई जाहिर सी बात है, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की जब बात हो रही है, कि कम से कम संख्या वाले लोगों का भी जो है सरकार में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, एक लेवल तक तो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो ये जाहिर सी बात है संस्कृति तो मजबूत हो और लोकतंत्र मजबूत हो गई, जीवन बहुत अच्छा बन जाता है, स्वतंत्रता में वृद्धि होती है, झगड़े कम हो जाते हैं। ये सब पक्ष में है। विपक्ष क्या है? यह व्यक्ति के अधिकारों की अवहेलना करता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? देखिए, व्यक्ति के अधिकारों की अवहेलना ऐसा करता है क्योंकि हम बार बार बात करते हैं, अगर जैसे कोई एक अल्पसंख्यक समाज है, अगर कोई अल्पसंख्यक समाज है, ये समाज लिखा है मैंने, कोई अल्पसंख्यक समाज है, तो
राइट तो हम समाज को देने की बात कर रहे हैं। अगर वो अल्पसंख्यक समाज है कोई, या अल्पसंख्यक समुदाय है, या अल्पसंख्यक संस्कृति है, कोई सांस्कृतिक समुदाय है, उसको राइट देने की बात कर रहे हैं। यानी कि हम तो समाज की बात कर रहे हैं। समाज के अंदर तो बहुत सारे व्यक्ति भी होते हैं भाई, व्यक्ति के राइट की बात नहीं कर रहे। हम व्यक्ति से ऊपर समाज को प्रश्रय दे रहे हैं, भले वो हम अल्पसंख्यक समाज की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि उस समाज के अंदर व्यक्ति को अधिकार देना ज़्यादा जरूरी है, लेकिन हम उसकी अवहेलना करके किसको पहचान दे रहे हैं? उस समाज को जिस समाज से वो आता है। और देखिए दूसरी आलोचना क्या है, कई मामलों में यह दमितों के शोषण को बढ़ाता है। जब हम इस लाइन को समझिए, कई मामलों में जो मल्टीकल्चरिज्म के अंदर हम उनको अधिकार दे रहे हैं, अल्पसंख्यक होने के नाते, उनकी संस्कृति के नाते, उनकी संस्कृति को बचाने के नाम पे जो हम उनको अधिकार दे रहे हैं, कई बार वो शोषण को बढ़ावा देता है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे भी तो संस्कृतियां हैं, बहुत सारे ऐसी भी तो परंपराएं हैं, बहुत सारे ऐसे भी तो प्रथाएं हैं जिससे शोषण होता है। सती प्रथा की बात कर लीजिए, होता है ना भाई। सती प्रथा को अगर मान लीजिए सती प्रथा को हम अधिकार दे देते, जो लोग कहते थे कि भाई सती प्रथा तो हमारे कल्चर का हिस्सा है, अगर वो कल्चर राइट के रूप में हम दे देते, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी मात्रा में महिलाओं को जो है मारा जाता है इस मामले में। आप समझिए इस बात को। या बाल विवाह को हम संस्कृति का पार्ट मान लेते, या हम संस्कृति के नाम पर उसको राइट के रूप में दे देते कि हाँ भाई इनकी संस्कृति में बाल विवाह जो है इनकी संस्कृति का पार्ट है, तो उससे आप सोचिए कितना ज़्यादा शोषण होता है। ये सारी चीज़ें जो है बचाती है कि भाई मल्टीकल्चरिज्म के तौर पे आप दे तो रहे हैं उनको राइट, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, या उसका एक आलोचना भी हो सकता है कि भाई इस मामले में आप कोई ऐसा राइट दे बैठते हैं जिससे दरअसल एक समुदाय का तो बड़ा लाभ हो रहा है, लेकिन उसी समुदाय के अंदर जो महिलाएं रहती हैं, हो सकता है उस महिलाओं का शोषण बढ़ता हो। जैसे कि कुछ समुदायों में परंपरा ऐसी है या संस्कृति ऐसी है जहाँ प्रथाएं ऐसी हैं जो कि महिलाओं के शोषण को बढ़ाती है। ऐसे में इस संस्कृति को अगर बरकरार रखा जाएगा तो महिलाओं का दमन होगा। जैसा मैंने आपको अपने संस्कृति से जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिए, वो राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती पैदा हो सकती है, क्योंकि आप सेल्फ रूल बांटे जा रहे हैं कि अच्छा ठीक है सेल्फ रूल ले लो, अच्छा ठीक है तुम भी माइनॉरिटी हो ले लो, तुम भी अच्छा तुम्हारा इलाका भी जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक में आता है, ठीक है तुम भी ले लो। राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती, इससे अपनापन व्यवहारिक तौर पे जो है और नैतिक तौर पे बेहद कठिन हो जाता है, क्योंकि ये आलोचना इतनी ज़्यादा कठोर नहीं हो सकती। लेकिन आप देखिए कि व्यवहारिक तौर पे जो चीज़ होनी चाहिए उसे आप जो है नियम और कानून के तौर पे जो है लादने की एक तरह से कह सकते कोशिश करते हैं। निष्कर्ष क्या लिखा जा सकता है? बहुत छोटा निष्कर्ष लिखा है, आप अपने और से लिखिए तो बेहतर होगा। बहुसंस्कृतिवाद पर विल्के मिलिका के विचार सभ्यता के बीच संघर्ष को रोक सकती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया भर में जो है सभ्यताओं के बीच में, दुनिया भर में जो है कल्चर्स के बीच में, दुनिया भर में जो है रिलीजन्स के बीच में किस तरह के संघर्ष है। और अगर मल्टीकल्चरिज्म को हम अपनाते हैं, जो कि विल्के मिलिका का एक विचार जो हमने पढ़ा उसे अपनाते हैं, तो दुनिया भर में शांति समन्वय स्थापित हो सकता है। कनाडा में इसके सकारात्मक परिणाम दिखे हैं, हालांकि इसे लागू करना भी कठिन है। यदि बहुसंस्कृतिवाद को अपनाया जाए तो सहिष्णुता को बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए, बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।